नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को विदित है कि विद्युत विभाग की कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। और नोटिफिकेशन में जो आपके ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की जो डेडलाइन थी वो 5 अगस्त से लेके 25 अगस्त 2026 तक निर्धारित की गई थी। और आज आपका 24 अगस्त 2026 हो चुका है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो उनको देरी नहीं करनी है, तुरंत अभी के अभी उनको फॉर्म फिलअप करना है। और अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एग्ज़ाम डेट कब तक आपका कंडक्ट होगा, और इसके साथ में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो एक्सटेंड होगी या नहीं होगी वो कल ही पता चल पाएगा। लेकिन आपको देरी नहीं करनी है और आपको ज़रूर आज ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़बरदस्त महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, यानी तो यानी एक तरह से इस वीडियो को देखने के बाद में आपको मोटिवेशन मिलेगा, शानदार मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि किसी भी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन होता है एक जज्बा और जो आपका मोटिवेशन है, मोरल है, उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अगर व्यक्ति के अंदर जज्बा नहीं रहेगा, मोटिवेशन नहीं रहेगा, तो वो अपनी जो भी तैयारी है वो तैयारी प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो में फर्स्टली बात करेंगे कि जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी आई है उसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो सैलरी कितनी मिलेगी एज पर 7th पे के अकॉर्डिंग, इन प्रोविजन, आफ्टर प्रोविजन। और फिर बात करेंगे 8th पे के अकॉर्डिंग आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, यानी बहुत ही अच्छा सैलरी आपकी इसमें। फिर बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट का वर्क चार्ट, वर्क प्रोफाइल क्या होती है, कार्य क्या क्या करना होता है। ठीक है, इसके बाद में इसको छुट्टियां कितनी मिलती है, इन प्रोविजन में, आफ्टर प्रोविजन में कितनी छुट्टियां मिलेगी। इसके अलावा प्रमोशन आपके किस प्रकार से होंगे, यानी लेवल अप आप किस प्रकार से होंगे, नियुक्ति का स्थान, आपको नियुक्ति कौन कौन सी जगह मिलेगी, किस कार्यालय में मिलेगी, एक्सेट्रा। उसके अलावा आपका ऑफिस टाइमिंग क्या रहेगा, फाइनेंशियल पावर आपके पास में क्या रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो भी अन्य इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में डिटेल से यहाँ पे बात करेंगे। और वीडियोज को आपको ज़रूर देखना है, जैसा कि मैंने थंबनेल में लगा रखा है, वीडियो ज़रूर देखना है आपको। और ये अब बैचेज के बारे में बात करते हैं। हालांकि मेरे बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि मेरा नाम रामजीलाल मीना है और जो नई अभ्यर्थी है मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट हूँ, राजपत्रित ऑफिसर हूँ। और मेरी क्वालिफिकेशन बीकॉम, एमकॉम मैंने तीनों सब्जेक्ट से कर रखा है, एबीएसटी है, एएफएम है, बीएडएम है और यूजीसी नेट कॉमर्स में मैंने कर रखा है। ठीक है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। और राजस्थान गवर्नमेंट में इसी जॉब में, यानी मैं जूनियर अकाउंटेंट 2013 वाली वैकेंसी का था और अभी मुझे 10 साल जॉब करते हुए हो गए और अभी मैं राजपत्रित ग्रेड पे हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रमोशन भी जल्दी होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। पहले तो बात करते फ्रेंड्स, पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस कोर्स की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। अब आप सोच रहे हैं हम कोर्स की अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मेरा प्रचार प्रसार करने का कोई उद्देश्य नहीं है। यानी जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अभ्यर्थी अपनी फीस का भुगतान करने में असमर्थ है, इनकेपेबल है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए ये स्पेशल बैच चलाया जा रहा है। यानी पूरे राजस्थान में ऐसा यूट्यूब चैनल है जेबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के रिगार्डिंग, जिससे आपसे किसी भी तरीके से एक रुपये का भी चार्जेस वसूल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यानी सब कुछ आपको फ्री में मिलेंगे, वीडियो क्लास आपको फ्री में मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगा, एमसीक्यू सीरीज आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, जो भी क्लासें हैं, डाउट क्लासें एक्सेट्रा, जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन है एक्सेट्रा, तमाम चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। पहले तो जेबीएनएल जूनियर का अकाउंटेंट का भी 2026 का एग्जाम है, इसके बारे में आप सभी को पता है, फ्री यूट्यूब कोर्सेज है। अब कोर्स की विशेषताएं क्या क्या रहेगी, तो पहले बात करते हैं फ्रेंड्स पार्ट ए के बारे में। तो पार्ट ए में जैसा कि आप सभी को कॉमर्स है, ठीक है, तो पार्ट ए में आपका कंप्लीट जो भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे आपका एफएम है, ऑडिट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है, इनकम टैक्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और इसके अलावा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, जीएसटी है, कंपनी लॉ है, एक्सेट्रा, जो भी आपका सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना पार्ट ए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें बात करें तो 200 प्लस वीडियो आप करेंगे पार्ट ए में, कॉमर्स के रिगार्डिंग 200 प्लस वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे उसके बारे में सब आपको बताऊंगा, धीरे धीरे सब चीजें बताऊंगा। तो 200 प्लस वीडियो रहेंगे। अब ऑलरेडी अभी लगभग आपका 75% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लगभग 148 149 के लगभग वीडियो में कंप्लीट करवा चुका हूँ। और जो रिमेनिंग आपके वीडियो है वो जल्दी, मेरी कोशिश है मैं जल्दी पूरा करूंगा। अभी डेडलाइन आपको बताऊं कब तक पूरा करेंगे। पूरी क्लासें रहेगी, बाइलिंगुअल आपकी क्लासें, हिंदी और इंग्लिश में क्लासें हैं, नोट्स भी आपके बाइलिंगुअल है, टाइपिंग टाइप किए हुए नोट्स है।
और बायलिंगुअल नोट्स है, जैसे बात हो चुकी है, एमसीक्यू रहे आपके, डाउट क्लासेज रहेगी, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये तो आपका पार्ट ए का हो गया, किसका, कॉमर्स के रिगार्डिंग हो गया। और जो कोर्स कंप्लीट की मेरी डेडलाइन है वो 15 सितंबर 2026 तक इस कोर्स को मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। आज आपका 24 अगस्त 2026 हो चुका है, तो 15 सितंबर 2026 तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक आपके एग्जाम की कोई अनाउंसमेंट घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, और ऐसे आपका एग्जाम जहां तक मेरे हिसाब से नवंबर या दिसंबर में लगना चाहिए, क्योंकि अभी नगर पालिका की आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव है, इस कारण गवर्नमेंट भी बिजी रहेगी। ठीक है, तो आपको हालांकि ऐसे तैयारी तो अक्टूबर 26 मान के करना है, क्योंकि अगर एग्जाम अक्टूबर में लग भी जाता है तो आप अक्टूबर के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है आपको। लेकिन जहां तक 99 पॉसिबिलिटी यह है कि आपको एग्जाम अब नवंबर या दिसंबर में लगने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, हालांकि इसके रिगार्डिंग अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, जल्दी आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा। ये तो आपका हो गया पार्ट ए के बारे में। और पार्ट बी के बारे में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है, गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मेरे लिए भी इतना समय निकालना थोड़ा टिपिकल है। तो पार्ट बी में आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई से आपसे चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा, जिसमें राजस्थान का जी का, नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ पढ़ेंगे। तो आपका जो अभ्यर्थी पार्ट बी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन अभ्यर्थियों को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 6 से लेकर 8 महीने का ही करंट अफेयर्स पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इसमें जो आपका पार्ट है, जिसमें अब बात करें कि कौन किन 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 सब्जेक्ट्स को मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो ऑलरेडी मैंने अकाउंटेंसी आपकी कंप्लीट करवा चुका हूँ, जीएसटी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ऑडिट आपका कंप्लीट हो चुका है, सामने ऑडिट, इसके अलावा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 2025 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में आपका जो रिमेंड सब्जेक्ट है उसको जल्द कवर कर लेंगे। यानी अब जो नेक्स्ट आपकी क्लासें आएगी वो कंपनी लॉ की आएगी। किसकी आएगी फ्रेंड्स, कंपनी लॉ के बारे में बात करेंगे, कंपनी अधिनियम 2013 के बारे में बात करेंगे। जैसे ही आपका 15 सितंबर 2026 तक कोर्स पूरा हो जाता है, मेरा टारगेट है। ठीक है, कोर्स पूरा होते ही अपन एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू सीरीज में यानी मैं यूट्यूब पे आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, जिसमें 10 15 20 वर्षों में कॉमर्स के रिगार्डिंग, चाहे वो राजस्थान सरकार के एग्जाम्स हो, चाहे भारत सरकार की हो या अदर स्टेट की हो, जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, जूनियर अकाउंटेंट का हो गया, लेक्चरर का हो गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पीजीटी का कॉमर्स के रिगार्डिंग एग्जाम्स होता है, एक्सेट्रा, जो भी कॉमर्स के रिगार्डिंग तमाम एग्जाम्स अब तक कंडक्ट की गई है एज एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव रूप में, उनका सोल्यूशन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करेंगे। ठीक है, 15 सितंबर के बाद में मेरा टारगेट है, जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा तब तक हम एमसीक्यू सीरीज चलाते रहेंगे। अगर आप एमसीक्यू सीरीज का प्रॉपर्ली ढंग से देखेंगे या इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली करेंगे, आप लोग एमसीक्यू सीरीज का सॉल्यूशन सही करेंगे, इनको पढ़ेंगे प्रॉपर्ली, तो आपका इस भर्ती परीक्षा में चयन 100% हो जाएगा। और जैसा कि मेरा नाम आपको पता ही है, रामजीलाल मीणा, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर फर्स्ट, और मेरी क्वालिफिकेशन में अभी पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये बैचेज की विशेषता है। अब आपको ये बैच किस प्रकार से ज्वाइन करना है उसके बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले तो आपको किस प्रकार से ज्वाइन करना है, कहाँ आपको वीडियो मिलेंगे, और फिर अपना जो मेन टॉपिक है जूनियर अकाउंटेंट के बारे में जस्ट थंबनेल में बात की थी, वो अपन बात करेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यानी कनिष्ठ लेखाकार, इसको शॉर्ट में जीआरएम कहते हैं। 2026 है। अब इसमें जो बैचेज के फ्री बैच है, सब कुछ फ्री है, 1 रुपये आपको देने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी इसमें जो अभी जस्ट मैंने बात की थी कितनी क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, क्लासें आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यानी मैं प्रत्येक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का, तो मोस्टली आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, दोनों करना चाहे दोनों कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का मैं प्रत्येक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन करता हूँ, तो आप पे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि जैसे ही क्लास अपलोड होती है तुरंत टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूँ। जो भी नोट्स होते होते हैं, जो भी एमसीक्यूज होते हैं, तुरंत मैं भेज देता हूँ। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी अपडेट देना हो, तुरंत टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाता है। तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर किसी फ्रेंड्स को अगर लिंक नहीं मिल पाता है, कोई टेक्निकल इशू होता है, तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं, या इसके अलावा लिंक मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, या इसके अलावा यूट्यूब चैनल के होम पेज पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब उसमें मैंने ये तो काम हो गया आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का। क्या हो गया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का कार्य हो गया। ठीक है,
अब इसके अलावा आपको जो मैं ये क्लास आपको कैसे मिलेगी, तो मैं प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने ऑलरेडी, अभी तक 6 प्लेलिस्ट में कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे कंपनी लॉ, तो कंपनी लॉ के नाम से प्लेलिस्ट में बना दूंगा, ठीक है। तो अब ये ऑलरेडी जो 6 प्लेलिस्ट बना रखी है, 6 सब्जेक्ट कंप्लीट कर रखी है, वो आपको कैसे मिलेगी, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी पिन करता हूँ, डायरेक्ट आपको वहाँ भी मिल जाएगी। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, यूट्यूब के होम पेज पे जाना चाहते हैं, तो वामिका अकेडमी आपको सर्च करना है और भी प्लेलिस्ट देखना, जो प्लेलिस्ट मैंने नाम बता रहा हूँ, तो उस प्लेलिस्ट वो क्लास वहाँ पे मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्लास आपकी यानी JVNL जूनियर अकाउंटेंट, जैसे आपके जो सब सब्जेक्ट हो गया, जैसे ये सब्जेक्ट है, तो अकाउंटेंसी क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट है, जिसमें आपके 46 वीडियो है अकाउंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अकाउंटेंसी क्लास आपको इस नाम से मिल जाएगी। फिर आपकी सेकंड प्लेलिस्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो सेकंड प्लेलिस्ट आपकी JVNL, फिर आपका सेम जूनियर अकाउंटेंट, GST में क्रम इसमें चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस नाम से बना रखिए, GST क्लासेज के नाम से है, ठीक है। अब GST क्लासेस इसमें मिलेगी। फिर आपकी अगली प्लेलिस्ट है JVNL जूनियर अकाउंटेंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के नाम से प्लेलिस्ट है, मैनेजमेंट ऑडिट क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट है, ये क्लास आपको यहाँ मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट जो आपकी प्लेलिस्ट है वो है JVNL जूनियर अकाउंटेंट ऑडिट, जो सामान्य ऑडिट आपकी जो 30-35 वीडियोस में ऑडिट क्लासेस के नाम से वो आपकी प्लेलिस्ट, उसमें क्लासेस मिलेगी ऑडिट की, सामान्य ऑडिट की। फिर नेक्स्ट आपकी प्लेलिस्ट है JVNL जूनियर अकाउंटेंट इनकम टैक्स एक्ट 2025 क्लासेस के नाम से है, ठीक है। तो अब 2025 मैंने बना रखा है, लेकिन इसमें आपका 2061 सॉरी 1961 वाला भी इसमें कवर कर रखा है, और इसके अलावा आपका 2025 वाले इसमें कवर कर रखा है। तो आपकी ये प्लेलिस्ट में कितनी प्लेलिस्ट हो चुकी है, 4 हो चुकी है। अकाउंटेंसी को हो चुकी है, GST को हो चुकी है, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट की हो चुकी है, इसके अलावा ऑडिट क्लासेस की हो चुकी है, और एक आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 की हो चुकी है। और लास्ट प्लेलिस्ट आपकी एक 6 नंबर की प्लेलिस्ट है JVNL जूनियर अकाउंटेंट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, क्या है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्लासेस के नाम प्लेलिस्ट है। 6 प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, और 7वीं प्लेलिस्ट का आपका नाम रहेगा JVNL जूनियर अकाउंटेंट कंपनी लॉज, क्या क्या रहेगा, कंपनी लॉज क्लासेस के नाम से आपकी प्लेलिस्ट रहेगी। और जैसे ही ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट जो भी रिमेनिंग आपका जो भी सिलेबस है, एज पर सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, FM करेंगे, कोस्टिंग करेंगे, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करेंगे, जो भी है, तो उस नाम से प्लेलिस्ट में क्रिएट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये क्लासें मिल जाएगी। अगर किसी को नहीं मिलती तो मुझे बेझिझक जो स्क्रॉल पट्टी पे आप मेरा नंबर देख रहे हैं, उस पर आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। हालांकि इसके रिगार्डिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, और साथ में प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आपको अन्य जगह जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर होम पेज पे जाना चाहते हैं तो मैंने सेपरेट इस नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, कर्मवाई आपकी क्लासेज है, उनको जरूर देखना है आपको। और साथ में जो नोट्स है, नोट्स में टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देता हूँ, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपका GST का फुल PDF सेंड कर रखी है, यानी कंबाइंड करके एक जगह आपको दिक्कत नहीं है, कंबाइंड करके मैंने GST का यहाँ पे PDF पूरा कंप्लीट भेज चुका हूँ, पोस्ट मैनेजमेंट का भेज चुका हूँ, ऑडिट का भेज चुका हूँ, और इनकम टैक्स एक्ट 2061 और 25 का भेज चुका हूँ, और इसके अलावा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मैं कंप्लीट जो भी नोट्स है बाइलिंगुअल भेज चुका हूँ। इससे अकाउंटेंसी का आपका रिमेनिंग है, तो इसका कार्य चल रहा है, जल्द ही आपको मैं अकाउंटेंसी का दे दूंगा, और बाकी जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट जैसे जैसे कवर होती जाएगी उससे आपको एक साथ PDF कंबाइंड मिलती रहेगी। और 15 सितंबर तक मेरा टारगेट है, टारगेट कंप्लीट होते ही आपका MCQ सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद में आपका एग्जाम का जिस प्रकार से अनाउंसमेंट होता है, अब वो देखना होगा, एग्जाम आपकी अक्टूबर में लगती है, नवंबर दिसंबर में लगती है, तो उसी के टाइमलाइन का पालन करते हुए अपन आगे बढ़ते रहेंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण बात पे आते हैं फ्रेंड्स, अपन तो अपना काम क्या था, अपना काम था कि जूनियर अकाउंटेंट का प्रमोशन, नियुक्ति स्थान, ऑफिस टाइमिंग, इसकी फाइनेंशियल पावर क्या क्या होती है, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। हेलो, इसमें देखते हैं
जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो वैकेंसी है वो 371 पदों पर आई है। कितने पदों पर आई है? 371 पदों पर ये वैकेंसी आई है। ठीक है। और इसमें जो पांचों आपकी विद्युत कंपनियां हैं, विद्युत कंपनियों में आपकी जो वैकेंसी आई है, अब पांचों विद्युत कंपनियां हो गई। एक तो हो गया आपकी जेडी वीवीएनएल, दूसरी हो गई आपकी एवी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, और आपकी फिर है जेवी वीवीएनएल, और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है। तो ये उपरोक्त आपके डिस्कॉम्स है, यानी ये ट्रांसमिशन का कार्य, सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूशन वितरण का कार्य करते हैं। लाइट की सप्लाई का कार्य इन डिस्कॉम्स के द्वारा किया जाता है, और ये जो प्रसारण है वो ट्रांसमिशन का कार्य करता है। और जो ये उत्पादन है, उत्पादन का कार्य इसके द्वारा बिजली का जो प्रोड्यूस होता है वो इस कंपनी के माध्यम से कार्य यहाँ पे किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं अपन अब इसमें एक चीज देख देख लेते हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने, अब इसमें पोस्टिंग आपको कहाँ कहाँ मिलेगी। तो जिन अभ्यर्थियों ने, यानी किन अभ्यर्थियों ने, जिन्होंने उत्पादन निगम लिमिटेड में अगर किसको मिलता है तो इसमें स्पेशलाइज जगह है। कहाँ पे? एक तो आपको पूरे राजस्थान में कहीं पर भी नौकरी मिल सकती है। जैसे आपका कोटा थर्मल है, सूरतगढ़ है, छबड़ा बारा है, झालावाड़ है, रामगढ़ जैसलमेर है, बांसवाड़ा है, धौलपुर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, और इसके अलावा आपको कोल माइनिंग साइट एट अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में भी आपको जो मिल सकती है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसके अलावा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है, तो इसमें एंटायर राजस्थान में आपको कहीं भी नौकरी मिल सकती है। और इसके अलावा जेडीबीएनएल, एबीबीएनएल और जेबीबीएनएल के रिगार्डिंग जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कॉम्स है, तो इनके जो रिलेटेड जिले हों, ठीक है, उन जिलों में आपको नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है। सिर्फ जो रिलेटेड जिले हैं उन जिलों में ही आपको यहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं फ्रेंड्स आगे। अब यहाँ पे सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? सैलरी के बारे में बात करते हैं। पहले तो बात करेंगे इन प्रोविजन, और फिर बात करेंगे आफ्टर प्रोविजन। अब जैसा कि पता है कि राजस्थान में 2 साल का यहाँ पे प्रोविजन होता है। क्या होता है? इन 2 साल का राजस्थान में प्रोविजन का टाइम निकालना होता है, तो 2 वर्ष का प्रोविजन होता है। अब इन प्रोविजन में आपको जो फिक्स रखा जाएगा 23,700 रुपया आपको मिलेगा। एंड तो ग्रो ये तो हो गया आपको ग्रोथ सैलरी या जीएस ग्रोथ सैलरी। अब इसमें से आपके डिडक्शंस होंगे, कुछ डिडक्शन काटे जाएंगे। अब डिडक्शन में आपका जेपीएफ यहाँ पे कट जाएगा, आपका एसआई कट जाएगा, इसके अलावा आपका ग्रुप इंश्योरेंस जीआई कट जाएगा। ठीक है। तो ये इनकी कटौतियां करने के बाद में लगभग आपको 21,900 के आसपास रुपया आपको कैश इन हैंड मिल जाएगा। इन प्रोविजन के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, फिर बात करते हैं आफ्टर प्रोविजन। आफ्टर प्रोविजन अब 2 वर्ष कंप्लीट करने के बाद में, यानी सफलतापूर्वक 2 वर्ष से पूर्ण होने के बाद में आपको राज्य सरकार का स्थायी कर्मचारी नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है। यानी संतोषजनक आपका कार्यकाल होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार से व्यवधान आपका नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार से व्यवधान है तो आपका स्थायीकरण नहीं किया जाएगा और आपको सेवा से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। आफ्टर प्रोविजन के बारे में बात करें तो एज पर 7th पे के अकॉर्डिंग बात करेंगे, यानी 7वें वेतनमान के अनुसार, वेतनमान के अनुसार 7वें वेतनमान के अनुसार बात करें तो आपका जो बेसिक है यानी 33,800 कितना है, यानी 7वें वेतनमान के अनुसार 33,800 आपका बेसिक है। ठीक है। जैसे आप स्थायी हो जाएंगे 33,800 आपको फिक्स कर दिया जाएगा। अब इसमें वर्तमान में बात करें तो अभी आपका जो डीए का रेट है वो 60% है। कितना? 60% है। और एचआरए के बारे में बात करें, एचआरए के बारे में बात करें तो आपका 10 और 20% है, जो आपकी जैसे जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है। ठीक है। तो इनमें आपको 20% एचआरए मिलता है, और बाकी जो रिमेनिंग सिटीज है वहाँ पे आपको 10% एचआरए मिलता है। और इसके अलावा आपका शिष्य के बारे में बात करें या ग्रामीण भत्ते के बारे में बात करें
ग्रामीण भत्ता है सीसीए आपको जो आपकी जयपुर जोधपुर जो सिटीज है तो यहाँ पे 1,000 रुपये मिलता है, बाकी क्षेत्रों में आपको 350 रुपये ग्रामीण भत्ता दिया जाता है। ठीक है, ओवरऑल बात करें यहाँ पे 20%, और इसके अलावा आपको विद्युत इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस अलग से मिलता है। ठीक है, तो ओवरऑल सैलरी की बात करें अभी वर्तमान में, तो आपकी जो ग्रोथ सैलरी है अभी वर्तमान के हिसाब से 62,000 प्लस आपकी ग्रोथ सैलरी रहेगी। कितनी रहेगी? 62,000 प्लस आपकी ग्रोथ सैलरी रहेगी। ठीक है, तो इतनी सैलरी आपको कम से कम एज पर 7th पे के अकॉर्डिंग मिलेगी। लेकिन इससे आपको मतलब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मतलब इस कारण से नहीं होगा क्योंकि आपका वेतन आयोग जो है, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा घोषणा कर दी गई है और राजस्थान सरकार द्वारा जल्द कर दी जाएगी, तो 1 जनवरी 2026 से राजस्थान में भी 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। कौन सा लागू हो जाएगा? एंड 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। तो जैसे आपका एग्जाम जैसे नवंबर में लगता है, नवंबर 26 में लगता है, आपका रिजल्ट फरवरी तक आएगा, फरवरी 27 में आएगा, आपका वेरिफिकेशन होगा मार्च अप्रैल तक। तो आपको नियुक्ति अगर किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती तो मई या जून में आपको नियुक्ति दे दी जाएगी 27 में। अब आपका प्रोविजन कब पूरा होगा? मई जून 2029 में प्रोविजन होगा। तो उससे उससे साल भर पहले ही राजस्थान में 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका होगा। हो सकता है कि आपको इन प्रोविजन में 23,700 रुपये जो मिल रहे हैं, तो उस समय 8वें वेतन आयोग में ये 1 जनवरी 26 से बैकडेट से लागू किया जाएगा। तो उस समय वेतन आयोग में जो आपका प्रोविजन में बेसिक सैलरी दी जाती है मिनिमम, तो उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। तो हो सकता है आपका एरियर भी मिल जाए, किसका? इन प्रोविजन में जो आपको फिक्स पे रखा जा रहा है उसका भी एरियर आपको मिल सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो 8वें वेतन आयोग के हिसाब से यहाँ पे बात करते हैं तो आपका कम से कम मेरे हिसाब से जहां तक मैं मानता हूं, तो उसमें अब वो डिपेंड करता है कि कितना फैक्टर वहां पे अपनाया जाता है। लेकिन अब डबल भी करते हैं, 1.93 मानते हैं या 2.57 मानते हैं, 62 मानते हैं, 69 मानते हैं, कितना मान सकते हैं। लेकिन आपको मिनिमम से मिनिमम मान के चले तो कम से कम 85,000 प्लस, कितना? कम से कम 85,000 प्लस आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। ये तो आप, या तो मिनिमम से मिनिमम सैलरी आपकी है एज ए जूनियर अकाउंटेंट। क्या है? एज ए जेआरए आपकी इतना सैलरी आपको मिलेगा 8वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग। क्योंकि 7वें वेतन आयोग से आपको कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट ही आपको डायरेक्ट पूरा 8वां वेतन आयोग के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आप इस 7वें वेतन आयोग के हिसाब से बात कर चुके हैं, 8वें वेतन आयोग के हिसाब से यहाँ पे बात कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे छुट्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? छुट्टियों के बारे में बात करते हैं। जूनियर अकाउंटेंट को कितनी छुट्टियां यहाँ पे मिलेगी। तो इन प्रोविजन बात करें तो इन प्रोविजन में सिर्फ और सिर्फ आपको 15 तो शेल दिया जाएगा, पता दिया जाएगा, 15 शेल मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई पुरुष अभ्यर्थी है तो उसको 15 दिवस का पितृत्व अवकाश, यानी अगर किसी के 2 बच्चे तक, यानी मैक्सिमम 2 बच्चे होते हैं तो उसको यहाँ पे 15 दिवस का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा, जिसकी अवधि बच्चा होने के 3 माह के भीतर कभी कभी ले सकते हैं। तो पुरुष अभ्यर्थी को 15 दिवस का पितृत्व अवकाश मिलेगा। अगर कोई महिला अभ्यर्थी है, ठीक है, कौन है? तो महिला अभ्यर्थी है तो उसको अगर बच्चा होने पर 6 माह का यहाँ पे ML मिलेगा, यानी मातृत्व अवकाश मिलेगा। और इसके अलावा उसको CCL भी यहाँ पे दी जाएगी। सॉरी, लेकिन जो CCL है प्रोविजन बाद में मिलता है, पहले नहीं मिलता है। प्रोविजन में आपको कोई CCL नहीं मिलेगा। तो ये छुट्टी आपको मिलेगी, 15 शेल मिलेगी। अगर पुरुष अभ्यर्थी पितृत्व अवकाश मिलेगा और महिला अभ्यर्थी तो उसको 6 माह का मातृत्व अवकाश यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा आपको किसी प्रकार से कोई छुट्टी यहाँ पे नहीं मिलेगी। और आफ्टर प्रोविजन के बारे में बात करें, जैसे आपका प्रोविजन कंप्लीट हो जाता है, आप राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी बन जाते हैं इन आफ्टर प्रोविजन, तो आपको समस्त छुट्टियों का यहाँ पे लाभ दिया जाएगा, समस्त भत्तों का आपको लाभ दिया जाएगा। जैसे आपको 15 तो शेल मिलेगी, इसके अलावा आपका 2 RS मिलेगा, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मिलेगा। इसके अलावा आपको 30 PL मिलेगी, उपार्जित अवकाश मिलेगी, जो 1 जनवरी से लेके 30 जून तक आपको 15 मिलती है और फिर 1 जुलाई से लेके दिसंबर तक आपको 15 ऐड होती है। तो ऐसे 6 महीने 15 ऐड होती है। तो 30 PL आपको ये मिलेगी, 15 शेल हो गए, 2 RS हो गया, 30 PL हो गए। इसके अलावा आपको 15 दिवस का वो पितृत्व अवकाश पहले ही मिलता था, बाद में मिलेगा। अगर बच्चा हो तो पितृत्व अवकाश मिलेगा। महिलाओं को यहाँ पे 6 माह का ML मातृत्व अवकाश मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं को CCL मिलेगा। ठीक है, कितने मिलेगा? 2 साल तक CCL मिलेगा। पहले इसका नियम 1 साल में 3 बार मैक्स टू मैक्स ले सकते थे। अब की बार सरकार ने अभी हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में इसको संशोधन कर दिया गया है कि आपको जो CCL है वो 1 साल में 6 बार आप टुकड़ों में ले सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपका NH है, नेशनल हॉलीडे है, वो अलग से है। और आपका जो शनिवार रविवार, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। NH शनिवार और रविवार वो आपको छुट्टी रहेगी अलग से। तो आपका 5 डे वीक रहेगा। क्या रहेगा फ्रेंड्स? 5 डे वीक रहेगा। अगर ऑफिस टाइमिंग के बारे में बात करें, यहाँ पे ऑफिस टाइमिंग
ऑफिस टाइमिंग आपका 9:30 AM से लेके 6 PM तक आपका ऑफिस टाइमिंग यहाँ पे रहेगा। जहाँ तक माने कि एक वर्ष में 365 डेज होते हैं, कितने होते हैं 365 डेज, तो उसमें लगभग लगभग आपके 150 प्लस तो आपकी छुट्टियाँ आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 150 प्लस तो आपकी 150 डेज प्लस तो आपको यहाँ पे छुट्टियाँ मिल जाएगी। तो काफ़ी अधिक छुट्टियाँ हैं और बहुत ही शानदार जॉब है। जॉब में किसी प्रकार से आपको कोई परेशानी वाली बात इसमें आएगी नहीं। ठीक है, तो इसमें ये बात कर चुके हैं, यानी वैकेंसी, सैलरी, छुट्टियाँ। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे नियुक्ति स्थान के बारे में बात करते हैं। एक बार नियुक्ति स्थान वो देख लेते हैं, क्या है नियुक्ति स्थान। अब नियुक्ति स्थान में 500 कंपनियां मैं पहले बता चुका हूँ कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्कॉम्स है, डिस्कॉम में आपको विज्ञापन में जो जिले दे रखे हैं उस जिले में नौकरी आपको पोस्टिंग मिलेगी। और उसके अलावा जो प्रसारण है, प्रसारण में राजस्थान में आपको कहीं भी नौकरी मिल सकती है। ठीक है, और जो उत्पादन है, उत्पादन में राजस्थान के अलावा आपको छत्तीसगढ़ में जो भी प्लांट है राजस्थान सरकार का, यानी एक तरह से जॉइंट वेंचर के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसमें आपको नियुक्ति दी जा सकती है। तो यहाँ पे नियुक्ति मिलेगी। लेकिन जो नियुक्ति का जो कार्यालय होगा, ऑफिस कौन सा होगा, वो देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे डिस्कॉम्स के बारे में बात करें, जो आपका जयपुर है, जोधपुर, अजमेर है, तो इसमें आपको जो इसका हेड ऑफिस है, जैसे जयपुर में विद्युत भवन है, वहाँ पे आपको नौकरी मिल सकती है हेड ऑफिस में। इसके अलावा आपको जोधपुर डिस्कॉम का जो हेड ऑफिस है उसमें आपको नौकरी मिल सकती है। और इसके अलावा आपका जो अजमेर डिस्कॉम का हेड ऑफिस है वहाँ पे आपको नौकरी मिल सकती है। और ये तो हो गया आपका। और फिर आपका प्रसारण उत्पादन के बारे में बात कर चुके हैं, पर प्रसारण में आपको कहीं भी मिल सकती है राजस्थान में। अब वो कार्यालय देखें कौन कौन से, और उत्पादन में आपको राजस्थान के अलावा मैंने बात कर चुका हूँ मैं आपसे कि उत्पादन में कौन कौन से राजस्थान में कौन कौन से प्लांट है, कहाँ कहाँ पर है, वहाँ पे नौकरी मिलेगी। और साथ में राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में आपको जॉब मिल सकती है। और ये कार्यालय होंगे। ठीक है, अब कार्यालय आपको मुख्यालय तो ये हो गया प्रसारण का, जो भी उत्पादन प्रसारण का मुख्यालय भी आपका जयपुर में है। ठीक है, तो मुख्यालय में नौकरी मिलेगी। इसके अलावा आपको नौकरी मिलेगी चीफ इंजीनियर कार्यालय में, यानी चीफ इंजीनियर कार्यालय में मुख्य अभियंता। फिर उसके अलावा फिर आपका एडिशनल चीफ इंजीनियर में एडिशनल चीफ इंजीनियर कार्यालय मिलेगी। इसके अलावा आपका ऐसी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कार्यालय मिलेगी। एक्शन कार्यालय में आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आईएन जो मोस्टली होती है आईएन कार्यालय में होती है। और कई जगह अगर बड़ा ऑफिस है तो जैन कार्यालय में आपको यहाँ पे एज ए जूनियर अकाउंटेंट की वो पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, ये तो आपका पोस्टिंग प्लेसेस के बारे में बात हो चुकी है। अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं कि अपन का वैकेंसी के बारे में बात हो चुकी है, और सैलरी प्रोविजन और आफ्टर प्रोविजन छुट्टियां। अब प्रमोशंस के बारे में बात करते हैं। फिर ऑफिस टाइमिंग के बारे में हो चुकी है, और अब प्रमोशन देखते हैं यहाँ पे कि आपका प्रमोशन किस प्रकार से होगा। तो सबसे अच्छा यही है कि प्रमोशन आपका किस प्रकार से होगा। अब जैसे आपकी नियुक्ति जेआरए पे की जाएगी, जेआरए बोले जूनियर अकाउंटेंट। ठीक है, और इसका जो ग्रेड पे होता है ये 3600 होता है। और लेवल के बारे में बात करें एज पर 7th पे के अकॉर्डिंग, तो L10 की ये नौकरी होती है। ठीक है, L10 की ये सर्विसेज होती है। नेक्स्ट जो प्रमोशन होगा, और टाइमिंग के बारे में बात की, कितने वर्षों में आपका प्रमोशन होने के चांसेज है। अब ये डिपेंड करता है कि डीपीसी कब बढ़ती है, कितने पद यहाँ पे वैकेंट है, और सरकार कितने पदों पर डीपीसी करना चाहती है। कई सारे फैक्टर्स यहाँ पे निर्भर रहते हैं। लेकिन जहाँ तक माने 5-7 साल में प्रमोशन होने की पूरी संभावना रहती है यहाँ पे। तो जीआरए का ग्रेड पे 3600 होता है, L10 की नौकरी होती है। अगर आपकी 5 से लेकर 7 साल कितनी मिनिमम सेवा है, 5 से लेकर 7 वर्ष आप कंप्लीट कर लेते हैं संतोषपूर्वक, तो आपका अगला प्रमोशन होगा फ्रेंड्स यहाँ पे WO सेकंड पर। ठीक है, क्या होगा WO सेकंड पर। पहले इस पोस्ट को ARO के नाम से जाना जाता था, यानी असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर के नाम से इसको पुकारा जाता था। लेकिन 2014 में इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है, तो अब इसको WO सेकंड कहा जाता है। तो इसके ग्रेड पे होती है आपकी 4200 और L11 की सर्विसेज होती है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा, अगर मिनिमम आप 5 वर्ष की सेवा कर लेते हैं। अब सरकार द्वारा कई बार छूट दे दी जाती है, जैसे अभी लेटेस्ट दी गई है 2 वर्ष की। फिर आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा WO फर्स्ट में, यानी असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। और ये पोस्ट होती है आपकी 48 ग्रेड पे की। कितने की होती है? 48 ग्रेड पे की होती है। और इसका L12 होता है। राजपत्रित पोस्ट होती है। कौन सी होती है? राजपत्रित पोस्ट होती है ये, यानी सब ऑर्डिनरी अकाउंट सर्विस के सबसे हायर पोस्ट रैंक के WO पोस्ट को माना जाता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट जो प्रमोशन होगा AO में होगा, यानी अकाउंट्स ऑफिसर में प्रमोशन होगा। तो इसका ग्रेड पे माने तो इसका ग्रेड पे 5400 होता है। और इसका जो L होता है वो L14 होता है। क्या होता है? L14 होता है। और ये राजस्थान अकाउंट सर्विस की पोस्ट होती है, RSC होती है। क्या होती है? राजपत्रित होती है। अब इसके नेक्स्ट जो भी पोस्टें आएगी वो सब राजपत्रित रहेगी। यहाँ से राजपत्रित आपका स्टार्ट हो जाता है।
एओ में हो गया। फिर आपका 5-7 साल बाद में सीनियर एओ में, किसमें, सीनियर अकाउंट ऑफिसर में आपको प्रमोशन होता है, जिसकी ग्रेड पे आपका 66 होता है, ठीक है। और ये एल आपकी 15 की सर्विसेज होती है, सॉरी एल 16 की सर्विसेज होती है। ये एक तरह सीनियर स्केल का व्यक्ति होता है। फिर आपका नेक्स्ट प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स, जिनकी रैंक अच्छी है, जिन अभ्यर्थियों की, और जिनकी सर्विस का जो टाइमिंग है वो लॉन्ग टाइम का है, ठीक है। जैसे कोई अभ्यर्थी 21 साल में नौकरी लग जाता है और अगर 39-40 साल में सर्विस करता है, तो वो अभ्यर्थी यहाँ पे डिप्टी एफ यानी डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइजर या CAO, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर तक जा सकता है। और इसका जो ग्रेड पे होता है 7600 होता है, एल इसमें 17। और ये RSC यानी एक तरह सीनियर ऑफिसर रहेगा। आपका प्रमोशन यहाँ तक जा सकता है लाइफ में। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्रमोशन के चांसेज है, कितनी अच्छी जॉब है, और इसमें कोई वर्कलोड कोई ज़्यादा नहीं है। और एक तरीके से आप जो वित्तीय पावर होता है, जो सब कुछ आप लोगों के हाथ में होता है, सब कुछ करता धरता आप फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी कार्य होगा उसका पूरा कंट्रोल आप लोग करेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट, अब इसके कार्य के बारे में बात करते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट के कार्य कौन कौन से होते हैं। महत्वपूर्ण यह है, अब कार्य से मतलब है आपको तो ठीक है, चीज़ें देख चुके हैं। जैसे अब कार्य के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो जूनियर अकाउंटेंट के मुख्य कार्य कौन कौन से रहते हैं। एक तो होता है, फर्स्टली होगा आपको बिल तैयार करना। लेकिन अब ये डिपेंड करता है, ऐसे तो मोस्टली जूनियर अकाउंटेंट का कार्य बिल तैयार करने का नहीं होता है। जो भी उसके नीचे असिस्टेंट, जो भी बाबू लोग होते हैं, मिनिस्ट्रियल कर्मचारी होते हैं, वो तैयार करते हैं। उसका काम सिर्फ उसको वेरीफाई करना, और चेकर और मेकर की भूमिका होती है, वो उसको वेरीफाई करके आगे बढ़ा देता है। लेकिन अगर स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो उसको ये कार्य करने पड़ सकते हैं, ठीक है। टाइपिंग आप कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा सेवा रूल्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जूनियर अकाउंटेंट टाइपिंग करेगा। लेकिन अगर सीट अवेलेबल, वहाँ पे सीट खाली है, तो आपसे जो आपका संस्था प्रभारी है वो आपसे काम करवा सकता है। अगर आप काम करवाता है तो आगे आप लिखित में अपने संबंधित कंट्रोलिंग को बोल सकते हैं कि राजस्थान लेखा सेवा में ऐसा जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग ऐसा कोई काम नहीं है कि वो टाइपिंग का कार्य करे। बिल तैयार करेगा, जैसे AC बिल आपका, DC बिल है, FBC बिल है, इस प्रकार से बिल तैयार करेगा। इसके अलावा बजट तैयार करने का कार्य होता है, बजट बनाना यानी प्लान, इसके अलावा नॉन प्लान, ठीक है। और जब सेंट्रल स्पोर्ट्स स्कीम्स होती है, CSS का पैसा होता है, तो उनका किस तरह यूटिलाइजेशन करना है। इसके अलावा टेंडरिंग का कार्य करना होता है, जो RTPP एक्ट 2012 और 13 के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको कार्य करना होता है। क्योंकि बिजली बोर्ड में तो ऐसा बहुत ज़बरदस्त कार्य होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये कार्य उसको करने होते हैं। इसके अलावा सैलरी बिल बनाना होता है, क्या होता है, सैलरी बिल बनाना, उसको चेक करना, ठीक है, ट्रेजरी भेजना। हालांकि इसमें कॉर्पोरेशन है, PD अकाउंट होता है, इसमें ट्रेजरी भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। और नेक्स्ट कार्य होता है, उसको रिकन्सिलेशन कार्य करना होता है, यानी अंक मिलान का कार्य करना होता है। जिस पर BRS तैयार किया जाता है उस प्रकार से रिकन्सिलेशन कार्य होता है। ऑडिट का होता है, क्या होता है, ऑडिट। अब ऑडिट में आपका एक तो आपका स्पेशल ऑडिट हो गया, क्या हो गया, स्पेशल ऑडिट हो गया, एक आपका इंटरनल ऑडिट हो गया, एक आपका AG का यानी अकाउंटेंट जनरल का ऑडिट हो गया। तो इस प्रकार से ऑडिट का कार्य करना होता है। उनकी कंप्लाइंस मंगवाना, संबंधित ऑफिसों से कंप्लाइंस को भेजना, पैरा का ड्रॉप करना, एक्सेट्रा कई कार्य उसको करने होते हैं। इसके अलावा स्टॉक का कार्य, स्टॉक का वर्क उसे करना होता है कि उसकी ऑडिट करना होता है, SPO का कार्य करना होता है, एक्सेट्रा। ये कई चीज़ें होती है जो जूनियर अकाउंटेंट की भिन्न भिन्न ऑफिसों की भिन्न भिन्न प्रकृति के अनुसार उनसे ये मैनेजमेंट कार्य करने होते हैं। अगर यहाँ पे बारे में बात करें कि जूनियर अकाउंटेंट की पदीय स्थिति क्या होती है, JRA की पदीय स्थिति। तो जूनियर अकाउंटेंट के अगर पावर के बारे में बात करें तो एक तरीके से वो वित्त का मालिक होता है, उस ऑफिस का क्या होता है, वित्त का मालिक होता है। यानी आपके बगैर, आपके साइन के बगैर या आपकी अप्रूवल के बगैर फाइल आगे कभी भी मूवमेंट नहीं करेगी। उसमें आपकी राय होगी, जो भी कमेंट होगा, आप उसमें जो भी कमेंट करते हैं तो उस एज पर रूल्स, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से तुक्का लगा रहे हैं या अड़ंगा लगा रहे हैं फाइल में, ऐसा नहीं चलेगा। एज पर रूल्स जो भी फाइल है, जो भी आप कुछ कार्य कर रहे हैं, एज पर रूल्स अगर वो सही नहीं है तो रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसमें अपने कमेंट करेंगे, टिप्पणी करेंगे, तो वो फाइल तस की तस जहाँ की जहाँ रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। आपकी अप्रूवल के अकॉर्डिंग आगे फाइल का कार्य होगा। जो भी ऑफिस में कार्य होंगे, जो भी कार्य करना है, तो
वित्त के रिगार्डिंग जो टिप्पणी है वो आपसे ली जाएगी, एक्सेट्रा तमाम चीज़ें आपसे करवाई जाएगी। यानी ऑफिस के सर्वे सर्वा आप वित्त के रिगार्डिंग जो भी फाइनेंस के रिगार्डिंग कार्य होगा सर्वे सर्वा आप उस ऑफिस के सर्वे सर्वा रहेंगे और आपकी शानदार वैल्यू उस ऑफिस में रहेगी। ठीक है, और किसी प्रकार से इसमें कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहेगा काम में, और नौकरी आपकी शानदार नौकरी है, प्रमोशन के बहुत बहुत अच्छे चांसेज है इसमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स तो डिटेल से बात कर चुके हैं कि अपने वैकेंसी कितनी है, सैलरी प्रोविजन में क्या रहेगी, छुट्टियां कितनी रहेगी, प्रमोशन क्या रहेंगे, नियुक्ति स्थान कहाँ पे मिलेगी, नियुक्ति आपको कहाँ पे मिलेगी, ऑफिस टाइमिंग क्या रहेगा, जूनियर अकाउंटेंट के कार्य कौन कौन से रहेंगे, फाइनेंशियल पावर कौन कौन से हैं, 8 वेतन आयोग के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या कितनी सैलरी मिलेगी, एक्सेट्रा, और इसके अलावा फ्री यूट्यूब कोर्सेज की क्या क्या विशेषता है मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ। ठीक है, अगर इसमें आपको किसी प्रकार से कोई क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। जो स्क्रॉल पट्टी पे आप मेरा नंबर देख रहे हैं, ठीक है, वो नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी प्रकार से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आगामी जो भी आपकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो उसके रिगार्डिंग मुझे आप बता देना, मैं वीडियो बना के उसमें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।